हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएससी 2021 के लिए जो अपनी मॉक सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मॉक सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बेसिकली ये आपका जितना भी एनालिटिकल एस्पेक्ट है उसको डेवलप करने में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जो एग्ज़ाम में जो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ फंस जाते हैं कि कैसे किस तरह से सॉल्व किए करें, तो आप जो है इसको कंटिन्यूअसली देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपका जो फैक्चुअल जो डाटा है उसके साथ जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, हम सब इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये RO 2021 जो है प्रीलिम कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 24 अक्टूबर का, उससे डायरेक्ट जो है 84 प्लस क्वेश्चन आए हैं हमारे कोर्स से। तो आप जो नीचे PDF है वहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मनरेगा। तो यहाँ दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला, इट इज अ यूनिवर्सल स्कीम गारंटीज 100 days of wage employment in a year to every rural household that expresses a demand. Second, employment is to be provided within 10 kilometer of an applicant residence. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर A, वन ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो बेसिकली जो आपका मनरेगा है वो यूनिवर्सल स्कीम है, गारंटी करती है 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है। लेकिन इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 10 किलोमीटर, तो ये गलत लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जो है 5 किलोमीटर तक प्रोवाइड होता है। तो अब देखिए, अगर 10 किलोमीटर तक प्रोवाइड होगा तो उसका क्या बेनिफिट रह जाएगा। मतलब जो सामने जो काम करने जा रहा है तो उसे कोई ना कोई जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किस तरह से भी जो सब यूज़ करना पड़ेगा, तो आधे पैसे तो उसको वहीं खर्च हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5 जितना एम्प्लॉयमेंट मिल सके वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जो है 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर में जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो बेसिकली जो आपकी मनरेगा है वो नोटिफाइड हुई थी 2005 में। और इसका बेसिकली गोल क्या आता है कि जितना भी आपका लाइवलीहुड सिक्योरिटी है ऑफ रूरल पीपल, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव करना। तो ये एक यूनिवर्सल जो है स्कीम है जो आपको वेज एम्प्लॉयमेंट देती है, और बेसिकली इट एम्स टू राइट टू वर्क। तो अगर आपको स्टेटमेंट में आ जाए कि जो मनरेगा है वो राइट टू वर्क जो है वो गारंटी करता है नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इट गारंटी द राइट टू वर्क, और ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होती है बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के थ्रू जो है ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होती है। और इसमें ये है कि अगर जैसे मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर डिमांड करता है, तो इसमें ये जो है स्कीम जो है, जो वेज एम्प्लॉयमेंट तभी मिलता है जब आप डिमांड एक्सप्रेस करोगे। तो जैसे आपने अगर डिमांड एक्सप्रेस करी, और अगर आपको जैसे आपने आज डिमांड एक्सप्रेस करी, अगर आपको 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, एप्लीकेशन आपने जॉब एप्लीकेशन डाली और आपको 15 दिन तक जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह जो है आपको जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो मतलब कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन बोल सकते हैं या फिर अलाउंस बोल सकते हैं। तो वो आपको जो है वो मिलता है। तो ये सारे जो 4-5 पॉइंट्स हैं मनरेगा के, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ पूछेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं मनरेगा से रिलेटेड, तो ये आप इसको देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा A। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा A, 2005 में हुई थी, और 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट है, और जो जॉब मिलनी चाहिए वो 5 किलोमीटर मिलनी चाहिए एप्लीकेंट के रेजिडेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, राइट टू प्राइवेसी। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो 24 अगस्त 2017 में जो है 9 जजेस की बेंच थी। तो 9 जजेस की बेंच क्या होती है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 9 जजेस की बेंच जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। तो 9 जजेस की जो बेंच थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो जो राइट टू प्राइवेसी है इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मिशन समुद्रयान। तो मिशन समुद्रयान से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसमें। पहला, इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक मैन्ड ओशन मिशन। सेकेंड, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव सच मिशन। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर ए, 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो इसको बताए इस तरह से भी एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली, और स्पेस से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि मतलब इंडिया जो है स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो इतनी भी एडवांस नहीं है कि उसने कुछ ऐसा जो है यूनिक मैन्ड ओशन मिशन बनाया और वो इज़ द ओनली मिशन समुद्रयान बनाया ओशन से रिलेटेड, और वो जो है वो हमारा ओनली कंट्री है जिसके पास ऐसा मिशन है। तो मतलब इंडिया जो है वो काफ़ी जो स्पेस में, ओशन में, और जो पॉलीमेट्रिक जितने भी नोड्यूल्स हैं, मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, इन सब में जो है अर्थ साइंस में जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो ये है बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। तो अगर आप जो है एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा आंसर 1, इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट यूनिक एंड ओशन मिशन। तो ये इंडिया का जो है फर्स्ट यूनिक एंड मैन्ड ओशन मिशन है, और इंडिया ने जो है मतलब ऑलरेडी जो है इस कंट्री को इन जो कंट्री है जिनके पास ऑलरेडी ये मिशन है वो है यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना। तो ये आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इस रेफरेंस के लिए है कि जो है बाकी कंट्रीज़ ने भी ये मिशन जो है वो लॉन्च कर रखा है। तो इंडिया जो है अकेली कंट्री नहीं है। तो बेसिकली इसमें इस मिशन से क्या होगा, इट्स बेसिकली कैरिंग आउट द डीप ओशन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोरेशन होगा, इसमें नॉन लिविंग का एक्सप्लोरेशन होगा। जैसे पॉलीमेटेलिक जो आपके मैग्नीज नोड्यूल्स हैं वो हो गया, गैस हाइड्रेट हो गया, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, और इस टाइप के जितने भी आपके जो है नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जो ओशन में हैं, 1000 से लेके 5500 मीटर की डेप्थ पे जितने भी आपके हैं वहाँ उनको एक्सप्लोर करने के लिए वो ये मिशन है, मिशन समुद्रयान। तो मिशन समुद्रयान आप याद रखेंगे, इट्स रिलेटेड टू नॉन लिविंग रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन। तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन से जो है वो रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो इसका आंसर ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन any party seeking registration has to submit an application to the commission within a period of dash days following the date of its formation। तो कोई भी अगर
पार्टी है अगर वो रजिस्ट्रेशन सीक कर रही है तो उसे जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को विद इन द पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है आंसर बी 30 डेज। तो देखिए आप इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन सीक कर रही है, कोई भी अगर पार्टी है उसको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्टर्ड पार्टी बनना है अगर उसको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसे जो है अपनी एप्लीकेशन, जैसे आज उसे रजिस्ट्रेशन कराना है तो जैसे आज पार्टी बनी, डेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ आज पार्टी का, तो उसे 30 दिन के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। फॉर्मेशन होने के बाद 30 दिन से पहले उसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी अगर जो पार्टी है उसको रजिस्टर्ड पार्टी बनना है तो ये इसका जो है आंसर होगा आंसर बी 30 डेज। और बेसिकली आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 234 से डील करता है, और बेसिकली आर्टिकल जो 234 है और आरपीए एक्ट जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 होता है, उसके सेक्शन 29 ए के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि जो वो जितनी भी आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज हैं उससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करे। तो इलेक्शन कमीशन को ये जो पावर है प्रिस्क्राइब करने की गाइडलाइंस वो इन दो चीज़ों से मिलती है, आरपीए से मिलती है और आर्टिकल 324 से मिलती है। तो इसका जो है आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और एजेंसीज। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो इंडिया है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो इसका आंसर है आंसर बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर जो है ये आता है UIDI। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। यहाँ दो स्टेटमेंट गिवन है आपको कैग से रिलेटेड। पहला, द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सेकंड, ही होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका है आंसर सी बोथ। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोवाइड है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है कैग, वो बेसिकली अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो पार्ट 5 जो है जो आपको एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है उसके चैप्टर 5 में जो है कैग मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 5 के अंदर जो है कैग मेंशन है। तो कैग जो है वो बेसिकली आपका आर्टिकल 148 से डील करता है और इससे रिलेटेड जितने बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब टोटली अगर आप इसको देखा जाए तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक जो है वो कैग डील करता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है जो उसका मेंशन है वो आर्टिकल 148 में है। तो कैग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होता है अंडर हिज वारंट अंडर हैंड एंड सील, और बेसिकली ही होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्ली। तो मतलब अगर जैसे सपोज अगर कोई 61 पे अपॉइंट हुआ, 61 एज पे जो है कैग अपॉइंट हुआ, तो वो 65 years तक रिटायर हो जाएगा। मतलब 65 तक जब वो 65 एज अटेन कर लेगा वो रिटायर हो जाएगा, चाहे उसने जो है 6 years की अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड की हो या नहीं की हो। तो मतलब जो भी इसमें अर्ली होगा 6 years या 65 years वो माना जाएगा। तो ही होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 year और अप टू एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है। दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर यहाँ सी होगा।
तो आंसर इसका सी है। तो चैप्टर 5 पार्ट 5 और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और 6 ईयर्स 65 ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कौन सी सिटी ने जो है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है अवार्ड जीता है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, सूरत। तो इसका आंसर है आंसर सी, सूरत। तो सूरत ने जो है बेसिकली वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने ये अवार्ड दिया है। इसमें बाकी और अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कोची है, कोची को मिला है मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो अगर जो है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आए वो सूरत है, सस्टेनेबल में जो है वो कोची है। दिल्ली को जो मिला है बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ चांदनी चौक। तो अभी अभी जो अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है उसने रीडेवलपमेंट करवाया था चांदनी चौक का, तो उसमें ही जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट यूज होता है, तो उसके लिए जो दिल्ली को है वो अवार्ड मिला है। दिल्ली को जो है बेसिकली एक और अवार्ड मिला है बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब इंडिया में जो अगर मेट्रो सर्विसेज में देखा जाए तो दिल्ली की जो मेट्रो सर्विसेज है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सर्विसेज। तो इसमें जो है वो इसको बेस्ट मेट्रो सर्विसेज का जो है वो अवार्ड मिला है। एक है नागपुर, नागपुर को मिला है, तो इसको मिला है मल्टी मोडल इंटीग्रेशन विद मेट्रो रेल। तो इंटीग्रेशन विद मेट्रो रेल में जो है वो नागपुर को मिला है। तो आप इसको जो है इन सबको ध्यान रखिएगा, कोची, दिल्ली, नागपुर। तो ये जो है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो अवार्ड है वो सूरत को मिला है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है, सूरत को जो है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट, एज ऑफ नाउ देयर आर 7 नेशनल पार्टी इन इंडिया। फिर उसके बाद सेकंड है, द पार्टी टू बी नेशनल पार्टी हैज टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 6 स्टेट। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो आंसर डी है। पहला है इसमें है एज ऑफ नाउ देयर आर 7 नेशनल पार्टी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जो है वो 8 नेशनल पार्टी हैं, 8 नेशनल पार्टी हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है कि कोई भी नेशनल पार्टी होने के लिए वो एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो इन एटलीस्ट 6 स्टेट। तो ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है। तो इस बेसिकली अभी जो है आपकी 8 नेशनल पार्टी हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड सीपीआई, सीपीआईएम, आईएनसी, एनसीपी और एनपीपी। तो ये जो है ये आपकी सारी पार्टी, बीएसपी हो गया, बीजेपी हो गया, सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया, आईएनसी हो गया, एनसीपी हो गया और एनपीपी हो गया, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये जो है आपकी 8 पार्टी हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो है गाइडलाइंस इशू करता है वो कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी होती है, कौन कौन सी स्टेट पार्टी होती है। तो नेशनल पार्टी को याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद कर लो, 6 2 4, 6 में से 2 गया, बचा 4, मतलब 6 - 2 4। तो देखिए 6 2 4 आपने याद कर लिया। तो पहला है बेसिकली कोई भी अगर रजिस्टर्ड पार्टी है उसको अगर नेशनल पार्टी होना है तो उसमें से इन तीनों, मतलब 3 कंडीशन में से एक कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन में से 1 मस्ट बी फुलफिल। तो 1 मस्ट बी फुलफिल कौन सी होगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर या तो
असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में इन 4 or more state and when मतलब लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन, एक सेकंड इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी है अगर उसको कोई भी पार्टी अगर उसको नेशनल पार्टी होना है तो उसमें से 3 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला कि वो जो है 6% वैलिड वोट जो है वो सिक्योर करे इन असेंबली और लोकसभा इलेक्शन इन 4 or more स्टेट। तो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में वो 6% जो है जो वैलिड वोट है वो सिक्योर करे, प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट। तो ये हो गई पहली कंडीशन, मैंने बताया ना 6 to 4। तो ये 6 वाला क्राइटेरिया हो गया कि 6% वैलिड वोट करे इन असेंबली इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन इन 4 or more स्टेट एंड 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। दूसरा हो गया एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा, मतलब विन एटलीस्ट 2% ऑफ द लोकल लोकसभा सीट इन लोकसभा इलेक्शन। और ये जो सीट्स हैं वो 3 स्टेट से जीतनी होनी चाहिए। तो ये आपका 2 वाला हो गया, 6-2। मतलब 2% सीट जो है वो, मतलब जितनी भी टोटल जो लोकसभा की सीट जीती जा रही है उसमें से 2% सीट जो है वो लोकसभा की जीते फ्रॉम द 3 स्टेट। ये हो गया। एंड थर्ड है पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। तो इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया अगर फुल करती है कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी तो वो जो है नेशनल पार्टी कंसीडर होती है। तो स्टेट से 4 जो रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, मतलब अगर 4 स्टेट में जो है वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज है तो तब उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो ये जो है ये था, इसमें लिखा था पार्टी टू बी अ नेशनल पार्टी हैज टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 6 स्टेट। तो ये 6 स्टेट नहीं होगा, ये होगा 4 स्टेट। मतलब 8 नेशनल पार्टी हैं और नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज होने के लिए कि वो स्टेट में 4 स्टेट में जो है वो स्टेट पार्टी है। तो ये हो गया नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं स्टेट पार्टी का। तो स्टेट पार्टी का क्या है, द रजिस्टर पार्टी हैज टू बी सेटिस्फाई एनी ऑफ द 5 कंडीशन। इनमें से 5 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे। पहली, 6% वैलिड वोट जो है वो सिक्योर करे एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली जो है विधानसभा के इलेक्शन में जो है एटलीस्ट 6% जो है वैलिड वोट सिक्योर करे, और या फिर सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन में अगर 1 सीट उसने जीत ली है और 6% वैलिड वोट कर लिए हैं तो वो स्टेट पार्टी हो जाएगी। तीसरा ये हो सकता है कि विन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट और एटलीस्ट 3 सीट विच एवर इज मोर, या तो 3% ज़्यादा हो या फिर 3 सीट ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा हो इन स्टेट असेंबली इलेक्शन, या फिर विन एटलीस्ट 1 out of 25 सीट्स फ्रॉम द स्टेट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन। तो एक में से 25 में से एक सीट जो है अगर लोकसभा में जीत रही है तो तब भी वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। या फिर सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इन द स्टेट असेंबली और अ लोकसभा जनरल इलेक्शन। तो अगर 8% ऑफ द जितने भी लोकसभा में या स्टेट असेंबली में जो है वोट पड़े हैं, वैलिड वोट पड़े हैं, उसका अगर 8% जो है सिक्योर कर लेती है तब भी वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होगी। तो ये नेशनल पार्टी का है और ये स्टेट पार्टी का है। तो आप इसको जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहीं रिवाइज कर लीजिए, इसको यहीं पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज इन। तो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर बी, चेन्नई। तो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज इन चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वाज क्रूजिंग एट अ टॉप स्पीड ऑफ मैक। तो ब्रह्मोस जो लैंड अटैक मिसाइल है उसकी जो है टॉप स्पीड कितनी है? तो इसका आंसर बी, मैक 2.8। तो ब्रह्मोस जो है बेसिकली आपका सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है। तो वन से अगर मैक नंबर वन से अगर ज़्यादा होता है तो जो आपकी मिसाइल है वो सुपरसोनिक होती है। तो मिसाइल जो है आपकी, जैसे एक हो गया सबसोनिक, एक हो गया सुपरसोनिक, और एक होता है हाइपरसोनिक। तो ये जो है आपकी मिसाइल होती है। तो ब्रह्मोस जो है वो बेसिकली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और बेसिकली इसके अंदर जो है इंडिजीनियस जो है आपका बूस्टर लगा हुआ है, एयर फ्रेम लगा हुआ है, और ये जो है जो टॉप स्पीड है वो 2.8 तक जो है वो टच करती है। तो 2.8 जो है टॉप स्पीड ऑफ ब्रह्मोस है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की। बेसिकली ये सरफेस टू सरफेस है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। As a whole, UNESCO World Heritage Forest absorb the equivalent of approximately 190 million ton of CO2 from the atmosphere each year. Second, as per the UNESCO assessment on World Heritage Forest, Kaziranga National Park is among 5 states that has the highest blue carbon stock globally. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, वन ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। पहला बिल्कुल सही है क्योंकि जो एज पर द यूनेस्को असेसमेंट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट एज अ होल जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो फॉरेस्ट हैं इन 257 साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट जो है 157 साइट्स जो हैं यूनेस्को की, वो कम से कम एब्जॉर्ब करती हैं 190 मिलियन टन ऑफ CO2 दे एब्जॉर्ब। तो अभी जो है ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक नेट जीरो वाला क्वेश्चन आया था, तो ये भी जो है वो रिपोर्ट में बेसिकली रिपोर्ट में जो है ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, या उसने जो है ये नेट जीरो का जो है कंसेप्ट को समझाया था। तो उसी जो है रिपोर्ट से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो इस तरह से जो है ये आपको इस जो स्टेटमेंट या एनालिटिकल तो थोड़े क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल और फैक्ट्स जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे भी अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ी अपनी की जो आपकी पढ़ने की जो थोड़ी स्ट्रैटेजी है वो उसको चेंज करना होगा। ये नहीं कि सब कुछ फैक्चुअल हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली एज अ होल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो 257 साइट्स पे है, वो अप्रॉक्सीमेटली एब्जॉर्ब करती है 190 मिलियन ऑफ टन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो 190 मिलियन ऑफ टन ऑफ CO2 जो है वो एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और एज पर द यूनेस्को असेसमेंट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, तो इंडिया का जो है सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो अमंग द 5 साइट्स है दैट हैज द हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक्स ग्लोबली। तो ये काजीरंगा नहीं है, इट्स सुंदरबन। इट्स सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसका जो है वन ऑफ द अमंग 5 साइट्स है जिनका हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक है। तो हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक जो है वो जो आपका सुंदरबन नेशनल पार्क में है। तो इसका जो है आंसर हो गया ए, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर लॉन्च्ड ऑन। तो क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है वो कब लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 31 अक्टूबर 2021। तो ये बेसिकली इंडिया का इनिशिएटिव है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो वेबसाइट है वो जो डेवलप की है बाय क्लाइमेट चेंज ग्रुप एट द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई। तो MS स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन फाउंडेशन
चेन्नई, और आपका जो है नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है NIAS बेंगलुरु का। उन दोनों ने मिलके जो है इसको डेवलप किया है। तो बेसिकली इन दोनों ने मिलके किया है। NIAS मतलब हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु। तो इन दोनों मिलके जो है MS फाउंडेशन जो है चेन्नई और नेशनल साइंस डिपार्टमेंट NIAS बेंगलुरु। तो आपको जो है बेसिकली ये तो देखना ही है कि क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है वो कब लॉन्च हुआ, आपको ये भी देखना है किसने डेवलप किया, लेकिन इसका जो है प्लेस भी देख लेना। कभी कभी जैसे इस बार ही क्वेश्चन आया था कि आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दे दी थी और उनको मैच करना था, तो इस तरह से दे देते हैं। तो आपको जो है MS स्वामीनाथन फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब रिनाउंड एंड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंडिया। तो आप जो है इसको देखना, ये चेन्नई के अंदर है। तो बेसिकली जो क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर है उसका काम क्या है, ये तो लॉन्च हुआ, ये हुआ, ये सबने बेसिक चीज़ें देख ली, लेकिन इसका काम क्या है? तो बेसिकली ये जो वेबसाइट होगी ये लिस्ट करेगी जितने भी हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे बड़ी बात है, दिस इज फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है ये। तो ये जितने भी आपके हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उसको लिस्ट करेगी ये वेबसाइट। तो बेसिकली ये इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको इन दोनों लोगों ने जो है वो डेवलप्ड किया है। तो इस बार जो है अभी एक क्वेश्चन आया था आपसे, एक इनिशिएटिव जो एनवायरनमेंट वो है वो लॉन्च हुआ था उसके बारे में पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो इसमें हमने सारे एस्पेक्ट डील कर लिए हैं जो UPPSC लेवल के क्वेश्चन जो पूछ सकता है, तो उसमें सारे एस्पेक्ट हमने डील कर लिए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था, आंसर ए 2001 में। तो ये 2001 में जो है इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? तो इसका आंसर है आंसर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता दिवस को जो है हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं, नेशनल यूनिटी डे, और ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बेसिकली ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट थे उनको कन्विंस करना कि वो जो है यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें। तो यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें, इसको कन्विंस करना आफ्टर डिपेंडेंस, ये बहुत ही एक स्पेशली एक नोटेबल अचीवमेंट है। तो इसलिए ही जो है मतलब इंडिया की यूनिटी, मतलब नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस को जो सरदार वल्लभ भाई को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर है आंसर सी। तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी इज द थीम ऑफ। तो पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी किसकी थीम है? तो इसका है आंसर बी, G20 समिट। तो 16th G20 समिट जो है उसकी थीम थी पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी जो है वो G20 समिट है उसकी थीम थी। तो इस बार जो है वो मतलब थीम थी पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, और इसने जो है और जो इससे रिलेटेड जो डिस्कशन था वो हुआ था कि आप जो है पेंडेमिक से कैसे रिकवर होंगे, रिकवरी ऑफ पेंडेमिक, एंड आपकी ग्लोबल हेल्थ कैसे स्ट्रेंथन होगी। तो बेसिकली ये जो है ये पहला चीज़ है वो कोविड से रिलेटेड हो गया। दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक रिकवरी और रेजिलियंस
इकोनॉमिक रिकवरी, सेकंड जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर बात हुई। थर्ड जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, तो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बात हुई। एंड फोर्थ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये इसकी थीम थी, ये मोटे मोटे टॉपिक्स थे जिन पे बात हुई है। और G20 की जो 2021 है उसकी G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इटली के पास थी, और इंडिया जो है 2023 में ये प्रेसिडेंसी ले लेगा। तो बेसिकली 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक जो है इंडिया वो चेयर करेगा। तो ये इंडिया का है। तो पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी इज द थीम ऑफ G20 समिट, तो इस बार की 16th हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 16 G20 समिट थीम थी पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो P3 से याद कर लेना G20 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस वॉज रिसेंटली प्रपोज द बर्थ एनिवर्सरी गुरु पर्व ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक देव बी डिक्लेयर्ड एज। तो पंजाब पुलिस ने एक प्रपोज किया है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है सिक्किम फाउंडर गुरु नानक देव, उसको क्या डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर बी, वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे। तो वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे जो है उसको डिक्लेयर करना चाहिए, ये प्रपोज किया है। तो बेसिकली जो बर्थ इसमें 2-3 चीज़ें निकल के आती है। सिक्किम फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, इन सबसे कंफ्यूज मत हो जाना। गुरु नानक देव इज़ द फाउंडर। एंड दूसरी बात यह है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं हम? गुरु पर्व जो है उसको बोलते हैं। और इसको जो है पंजाब पुलिस ने जो है प्रपोज किया है वो किया है पेडिस्ट्रियन डे। इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ G20 बट नॉट G7। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जो G20 का मेंबर है और G7 का नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर बी, इंडिया। तो इंडिया, तो G7 कंट्री है उसके मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया यूके, यूएसए, एंड फिर हो गया जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा, जापान। तो ये हो गया। तो ये G7 कंट्रीज हैं। तो G7 कंट्रीज का पार्ट नहीं है लेकिन G20 का है। तो इसमें से आप देखो जर्मनी तो है, इसमें जापान भी है, यूएसए भी है, तो बचा इंडिया। तो इंडिया जो है G20 का पार्ट है और G7 का नहीं है। तो बेसिकली रशिया जो है वो भी पहले G7 का पार्ट था, फिर ऑप्ट आउट हो गया। तो G7 की जो है ये 7 कंट्रीज़ हैं और G20 में जो है वो रशिया भी है। तो G20 में G7 कंट्रीज़ हैं प्लस रशिया और प्लस ये कंट्रीज़ हैं टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। दीज आर द G20 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है किसने रिलीज किया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, CEEW। तो बेसिकली काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर carried a first of its kind district level climate vulnerability index assessment। तो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड डिस्ट्रिक्ट लेवल
क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार फर्स्ट ऑफ काइंड है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ है। तो इसमें जो है जो आपके मोस्ट वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेट्स स्टेट, जैसे जो मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया, जैसे आपका फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, और साइक्लोन हो गया, तो उसमें जो है वो है आपके आसाम, आंध्रा, महाराष्ट्र और ये कर्नाटका। और इसमें जो है 27 स्टेट जो हैं वो वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट से। 27 स्टेट जो वल्नरेबल हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट से हैं, और 460 डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है इंडिया के अंदर? 640 डिस्ट्रिक्ट। 640 में से 460 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो एक्सट्रीम वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। तो अब देखेंगे क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लाइमेट और वेदर में जो है, वेदर जो है एक शॉर्ट पीरियड जो है एटमॉस्फेयर बताता है, कि जैसे आज आपके यहाँ जो है मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब मौसम अच्छा है, तो ये आपका जो है शॉर्ट टाइम के लिए बता रहा है कि पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर टाइम का जो है मतलब आपका एटमॉस्फेयर क्या है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड का बताता है, कि मतलब होल सिनेरियो मतलब कैसा है, कि जैसे अगर कि मतलब नॉर्थ इंडिया में जो है जून में जो है वो बहुत गर्मी पड़ती है, तो इट्स अ क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। लेकिन जैसे किसी दिन जो है जून के अंदर जो है बारिश हो गई, थोड़ा जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो थोड़ा अच्छा हो गया, तो वो जो है वो वेदर बताता है। तो वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। तो ये क्लाइमेट और वेदर में जो है वो डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो है आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार जो है वो मोस्ट वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, और धीमाजी नागांव जो है आसाम में, खम्मन इन तेलंगाना, गजपति इन ओडिशा, विजयनगरम जो है आंध्र प्रदेश में, संगली इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु आर द इंडियाज मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। तो मुझे लगता है आपको क्लाइमेट एंड जो वेदर है उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज लॉन्ग and this is short. So short term atmosphere phenomena and this is the long term. So this is the difference between the climate and weather. Okay, next question है arrange the following from west to east. तो यहाँ आपको दे रखा है, आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ गल्फ और स्ट्रेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ आपको जो है वो अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर डी। तो पहले आपका पर्शियन गल्फ आता है, फिर आपका हॉर्मुज आता है एंड फिर उसके बाद ओमान आता है। तो इसको जो है मैप से देख लेते हैं। देखिए ये पर्शियन गल्फ है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एंड फिर उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो आपको डिवाइड कर मतलब सेपरेट करता है पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान, मतलब कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कनेक्ट करता है। तो अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में, कि किन बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ईरान है, ये कतर है, ये यूएई है, ये ओमान है, और ये मतलब सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो ये जो है पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देन गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी वाज फॉर्म्ड इन। तो यूएनएफसीसी जो है वो कब फॉर्म्ड हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी 1994। तो यूएनएफसीसी जो है वो आपका फोर्स में आया था ऑन 21 मार्च 1994। 21 मार्च 1994 को जो है वो आपका यूएनएफसीसी जो है वो फॉर्मेशन में आया था, इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन दिस डे। तो इसका जो हो गया आंसर सी हो गया।
आपका आंसर सी हो गया। तो बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ रोज़ फ्री डेली क्विज अपडेट होता है और आपके जो है डेली एडिटोरियल होते हैं और आपका जो है आंसर राइटिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रह रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।